तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आए हूँ एक और वीडियो जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आरबीएसई बोर्ड का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का साइंस का पेपर क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पेपर का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। अब जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी सेम सिलेबस रहता है। हाँ, पैटर्न जरूर आपका क्वेश्चन पेपर का अलग होगा, बट क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है क्लास 10th का, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखे। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले यहाँ पर मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, और ये वाली जो है वो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी। तो क्वेश्चन आपका आ रखा है थर्मिट प्रोसेस से, इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में आने की उम्मीद थी और क्वेश्चन आया भी है। आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो है एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू आयरन, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा है सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस that turns lime water milky, the solution contains। अब देखो यहाँ पर पूरी रिएक्शन की डायरेक्ट कुछ भी नहीं बता रखा, केवल आपको दो चीजों का हिंट दे रखा है। एक तो ये दे रखा है कि एक गैस बनेगी जो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, तो जाहिर सी बात है लाइम वाटर को मिल्की करने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और क्रस्ड एग शेल की बात कर रखी है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट की बात हो रही है, क्योंकि क्रस्ड एग शेल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अब आपको यह बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट किस एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो यहां पर आप देख सकते हो, इस तरफ मैंने ये आंसर शीट लिख रखी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा बी HCl, और जो रिएक्शन होगी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन, वो मैंने यहां पर कंप्लीट आपको दिखा रखी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे पूछा है द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये शायद मेरे को इस पेपर का सबसे सिंपल क्वेश्चन लगा। कार्बन जो है एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। डायोप्टर किसकी यूनिट होती है? तो हम सब जानते हैं, ऑप्शन सी पावर ऑफ लेंस होती है ये। ठीक है, उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो बल्ब का फिलामेंट है वो किससे बना होता है? तो आयरन है, टंगस्टन है, कॉपर है और गोल्ड है, तो इसमें टंगस्टन से वो बना हुआ होता है। इसके बाद में पूछा है आपसे द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई के अंदर जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो कौन सी जगह पर होती है? तो सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर सही होगा, रेटिना के ऊपर होती है। इसके बाद में आता है हम हु इज द फादर ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का जो चैप्टर, उससे क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ऑप्शन होगा बी, जॉर्ज मेंडल जो है उसको फादर ऑफ हेरिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड्स। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेटा हम सब जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वैसे मल्टीपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि आपका पैरासिटिक मोड हो गया, उसके अलावा आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। इनमें जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है प्लांट्स के पास में? तो प्लांट्स हम जानते हैं सब की फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सारे के सारे ऑप्शन काम में आते हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑल ऑफ द अबो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन्स जो होते हैं कभी भी फिजिकली कांटेक्ट में नहीं रहते, उनके बीच में छोटा सा एक गैप होता है, उस गैप को क्या कहा जाता है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी साइनेप्स। ठीक है, तो इस तरीके के आपके कोई क्वेश्चन पेपर आया था। कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी वास डिफेंस जो है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का पार्ट होता है। हम सब जानते हैं कि जो टेस्टिस हैं वहां से स्पर्म जो है इस वास डिफेंस के थ्रू ही यूरेथ्रा पेनिस तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास डिफेंस। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय। तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग, कौन से थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन किया जाता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर? तो ये आता है बेटा जी आपका मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है डेंजर सिग्नल लाइट आर ब्लैंक इन कलर। कैसी सिग्नल की लाइट होती है? तो रेड कलर की होती है। ये भी अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है पेपर का। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है अ पेंसिल पार्टली इमर्ज इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड ड्यू टू द। कौन से इफेक्ट के कारण जो पानी में डूबी हुई पेंसिल होती है वो हमें थोड़ा सा बेंड हुई नजर आती है? तो इसके अंदर हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन फिनोमिनन के कारण जो है वो पेंसिल थोड़ी सी बैंड हमें नजर आती है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन। फॉर्मेशन कहाँ होता है स्पर्म का? तो इसके अंदर आप टेस्टिस लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवेरी। उस एंजाइम का नाम बताना है जो कि आपका बक्कल कैविटी के अंदर, और जिसको हम ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, माउथ के अंदर सिक्रेट होता है। तो उसका पूरा नाम होता है सैलिवेरी अमाइलस।
उसके बाद में द ह्यूमन हार्ट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू, ह्यूमन हार्ट एक ऐसे सिस्टम का पार्ट है जिसे कहा जाता है, तो देखो ह्यूमन हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ब्लैंक ग्लैंड। तो हमारे सिलेबस के अंदर मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे रखी है, लगभग 10 ग्लैंड्स हमारे दे रखी है, उसमें से ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है, तो सब जानते हैं इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड मास्टर्स ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, कंपाउंड्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें एल्केन्स कहा जाता है, और इसके अंदर आप सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स भी कर सकते हो क्योंकि वो भी सिंगल बॉन्ड ही रखते हैं। उसके बाद में 9th क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला बताना है, C6H12O6 होता है। इसके बाद में when pH of rain water is less than 5.6 it is cold, अगर रेन वाटर की pH 5.6 से बिलो चली जाए तो वो कौन सी रेन कंसीडर होगी, तो वो होगी आपकी एसिड रेन, ठीक है, एसिड बेस्ड सोल्ट से ही क्वेश्चन लिया था। उसके बाद में अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसमें पूछा है मैच द फॉलोइंग के अंदर, तो इसके अंदर आपका इस तरफ तो आपका दे रखा है फंक्शनल ग्रुप्स, और उसके बाद में सामने की तरफ आपको उनके सिंबल्स बता रखे हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का कैसा सिंबल होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं सीधा यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो मेरी आंसर शीट मैंने तैयार कर रखी है, देखिए जो आपका एल्कोहल है उसका सिंबल होता है बॉन्ड OH, उसके बाद में एल्डिहाइड का ये सिंबल है, कीटोन का ये सिंबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला सिंबल होता है। अब ये वाली चीज अपने एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स के अंदर टेबल के अंदर भी दे रखी है, तो वहां से भी आप इसको पूरा जो है देख सकते हो। इसके बाद में इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें आपको एक और मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, बट इस बार यहाँ पर प्लांट हॉर्मोन्स की बात करी गई है। पहले कॉलम में प्लांट हॉर्मोन्स लिखे हुए हैं और सामने वाले कॉलम में उनके फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑक्सीन क्या काम करता है, साइटोकिनिन क्या काम करता है, जिबरलिन और एब्सिसिक एसिड क्या क्या काम करते हैं। तो इसका भी मैच द फॉलोइंग के अंदर आपका आंसर यहाँ से आप देख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है प्लांट ग्रोथ के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए, एंड सिंथेसाइज एट द शूट टिप्स, जो ग्रोइंग एरिया होते हैं वहां पर ये आपको देखने को मिलता है। साइटोकिनिन अगेन एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है जो कि आपका सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। जिबरलिन जो है ये भी अगेन एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है जो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो एक ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को वो रोकता है, और ये रेस्पॉन्सिबल है विल्टनिंग ऑफ लीव्स के लिए। तो इसका मैच द फॉलोइंग का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन अब चालू हो जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के काम में आती है किसी भी सर्किट के अंदर। तो बेटा जी इसका आंसर आपका हो जाएगा बैटरी या फिर सेल, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ है, और काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं इस पेपर में जो आपका सीधा एनसीईआरटी से जो है लिए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, विच मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू चेक द टीथ ऑफ द पेशेंट्स। जो आपके डेंटिस्ट होते हैं वो कौन से टाइप का मिरर यूज लेते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कॉन्केव मिरर। उसके बाद में आगे है आपका कि विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फाउंड बोथ एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सी ग्लैंड है जिसके अंदर हम उसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि जो मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में आती है। तो बेटा जी इसके अंदर आपका मल्टीपल ग्लैंड्स होती हैं, वैसे पेनक्रियाज जो है वो मोस्ट कॉमन आंसर रहता है बच्चों का, तो मैंने यहाँ पर पेनक्रियाज लिख रखा है, वरना टेस्टिस हो गई आपकी और ओवेरीज हो गई, ये भी सारी आपकी मिक्स ग्लैंड के अंदर ही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 के अंदर आपसे पूछा है व्हाट इज पेप्सिन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। पेप्सिन क्या है और उसका आपका फंक्शन बताना है। अब यहां से मैंने इसका आंसर यहां लिख रखा है। अब दिक्कत यह है कि जरूरी नहीं है आप जो आंसर लिख करके आए हो पेपर में वो वर्ड टू वर्ड ऐसा ही हो जैसा मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें आप ये मत सोच लेना कि अगर मेरा आंसर और आपका आंसर मैच नहीं करा तो आपका आंसर गलत है या मेरा आंसर गलत है। इसमें वर्ड चेंज हो सकते हैं, बट आपका जो अर्थ है आंसर का, जो मीनिंग है वो सेम निकलना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि पेप्सिन क्या है और उसका आपको फंक्शन बताना था, तो आंसर मैंने ये लिखा कि पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड इन स्टमक बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। सब जानते हैं कि अपना जो स्टमक है उसकी वॉल्स के ऊपर गैस्ट्रिक ग्लैंड लगी होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो HCl सिक्रेट करती है। HCl के साथ में वो पेप्सिन और आपका म्यूकस भी सिक्रेट करती है। अब इसमें से जो पेप्सिन है पर्टिकुलर वो आपका प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, और आपका पार्शियल डाइजेशन यही करता है प्रोटीन का स्टमक के अंदर, ठीक है। तो हमने पेप्सिन के बारे में बता दिया कि पेप्सिन है क्या और ये क्या काम करता है, हमने ये भी बता दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। अगेन एनसीईआरटी का सीधा सा इंटरनल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, CaOCl2 का नाम आपको बताना है। तो ये आपका बेटा जी क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय इक्वेशन इन द बैलेंस्ड फॉर्म। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आपको बैलेंस करके लिखना है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, ये तो बच्चे ने लिख रखा है और मैंने यहाँ पर इस तरफ भी इसका आंसर लिख रखा है। उसके बाद में अब चलते हैं हम सेक्शन बी पर। यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का चलेगा यहाँ से। तो अब हमारे आंसर थोड़े से बड़े होने लगेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो इसके अंदर सीधा सा दे रखा था कि पावर आपको बता रखी थी बल्ब की 100 वॉट है और एक दिन में वो 10 घंटे चलता है और आपको 30 दिन के लिए फिर उसकी कॉस्ट निकालनी थी। अगर 1 यूनिट की कॉस्ट आपके 4 रुपीज पर यूनिट बैठती है तो फिर 30 दिनों के लिए इस पर्टिकुलर बल्ब की आपको कॉस्ट निकालनी थी। तो इसका आंसर पूरा आप वीडियो को पॉज करके यहां से पूरा आंसर चेक कर सकते हो। लास्ट में आपका मेन जो आंसर आएगा वो आएगा 120 रुपीज फॉर 30 डेज। ठीक है, तो ये यहां से आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो, जिन भी बच्चों ने पेपर दिया है और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका देखना चाह रहे थे। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि why a normal eye is not able to see clearly the object placed close than 25 सेंटीमीटर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि क्यों हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर से पास की चीजों को अच्छे से देख नहीं सकती। तो बेटा जी एक बात हम सब जानते हैं कि हमारी आंखों की एक रेंज होती है, विजन रेंज होती है, जिसमें नियर पॉइंट होता है और फार पॉइंट होता है। नियर पॉइंट हम कंसीडर करते हैं 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट हमारा होता है इनफाइनाइट। क्वेश्चन ये पूछा है कि 25 सेंटीमीटर से पास अगर कोई चीज हम देखना चाह रहे हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देती। तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है इस तरफ। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर वीडियो को पॉज करके रीड करना होगा। एक बार मैं कर देता हूँ रीड। द आई इज नॉट एबल टू डिक्रीज द फोकल लेंथ बियॉन्ड अ लिमिट। और वो पर्टिकुलर लिमिट कितनी है, 25 सेंटीमीटर, जिसको हम नियर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। बियॉन्ड दिस लिमिट आई लेंस कैन नॉट फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एंड गिव अ ब्लर्ड इमेज ऑन रेटिना। इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारी आंखें जो लेंस रखती है वो लेंस सिलेरी मसल्स से कनेक्ट रहता है और सिलेरी मसल्स की एक पर्टिकुलर लिमिट है कि वो सिलेरी मसल्स हमारी लेंस के फोकल लेंथ को एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही सेट कर सकती है और वो लिमिट है 25 सेंटीमीटर फॉर नियर पॉइंट। अब अगर इससे पास अगर हम कोई चीज देखेंगे तो हमारा लेंस उस इमेज, इस ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं करेगा और रेटिना पर एक ब्लर्ड इमेज बनेगी जो हमें क्लियरली डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं होगी। तो ये पर्टिकुलर इसका रीजन है कि हमारी आंखों की एक नियर पॉइंट की लिमिट है जो कि सिलेरी मसल्स की लिमिटेशन है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर जल्दी हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप इन आंसर्स को नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है। एनसीईआरटी के अंदर भी पिक्चर गिवन है, यहाँ पर भी मैंने एक अच्छी सी पिक्चर बना रखी है जो तो आप एनसीईआरटी से भी देख ही सकते हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड का क्या काम है। और यहाँ पर कौन से एसिड की बात हो रही है, HCl एसिड की, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो बनाती है, उस एसिड की स्टमक में क्या रोल है। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख रखा है रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो मैं सीधा बता देता हूँ, इसको आप रीड कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। बाकी सीधा इसका आंसर ये होगा कि जो एसिड है वो 2 काम करता है मेनली। एक तो जो भी हमने खाना खाया है उस पूरे कंटेंट को वो एसिडिफाई कर देगा, यानी कि उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एसिडिक नेचर में वो कन्वर्ट कर देगा। अब आप पूछोगे कि सर एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ी। तो इसका आंसर ये होगा कि जो बाद में पेप्सिन सीक्रेट होगा, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो पेप्सिन वर्क तभी कर पाएगा जब आपका फूड पूरा एसिडिक होगा। तो प्रोटीन एंजाइम को वर्क करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और वो एसिडिक मीडियम बनता है HCl के कारण। और दूसरा इसका बेनिफिट है कि जो भी गलती से भी अगर फूड पार्टिकल में कोई छोटे बहुत जर्म्स चले गए तो उस जर्म्स को वो किल कर देता है, फूड को एक तरीके से डिसइंफेक्ट करता है। कौन, आपका HCl। तो ये 2 काम आपको यहां से लिखने हैं। इसका पूरा आंसर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है बाइनरी और मल्टीपल फिजन को। तो ये भी मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दे दिया। अब इसको मैं रीड नहीं करवाऊंगा। बाइनरी फिजन सबको पता है, इसमें जो आपका पेरेंट सेल होगा उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे और मल्टीपल फिजन के अंदर पेरेंट सेल के मल्टीपल टुकड़े हो जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आधा आंसर उस तरफ था और 3 पॉइंट मैंने अपने आंसर में लिखे हैं क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 पॉइंट मैंने आंसर में लिखे हैं, लास्ट एग्जांपल अमीबा और एग्जांपल प्लाज्मोडियम। तो 3 पॉइंट के मैंने आंसर बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन आवर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल है। तो सब जानते हैं कि डिकम्पोजर्स जो हैं वो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम में आते हैं। अब हमारे आंसर को लिखा कैसे जाएगा वो आप इसको पॉज करके पूरा रीड कर लेना।
अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। चैप्टर 4 से क्वेश्चन आया है। एथेनोइक एसिड और बुटेनॉन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये दोनों आप स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन देख रहे हो, यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना और मैच कर लेना कि स्कूल में आप क्या लिख करके आए हो पेपर में। सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी के अंदर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल। एनसीईआरटी का सीधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 16 पर जाकर के देखोगे तो वहां पर आपको मिल भी जाएगा। एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन में ये पूछा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एग्जांपल सहित जो है आपको बताना है। तो इसके अंदर एग्जाम देखो, प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन मैंने यहां लिख रखी है और एग्जांपल मैंने यहां लिख रखा है। ठीक है, अब मैं बार बार वही बात आपको रिपीट नहीं करूंगा कि वीडियो को पॉज करो और आंसर चेक करो, वीडियो को पॉज करो और आंसर चेक करो। बस ये जो है सॉल्यूशन आप कंप्लीट यहां से देख सकते हो पूरे पेपर का। अगला क्वेश्चन में चलता हूं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड इन सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। और नीचे ए और बी दो रिएक्शन आपको दे रखी है, जिसमें सिंपल है रेडॉक्स रिएक्शन के टॉपिक से सवाल है। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एलिमेंट को, रिड्यूस सब्सटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि पहले वाले में हाइड्रोजन और दूसरे वाले में सोडियम, ये तो दोनों होंगे ऑक्सीडाइज। ठीक है, और रिड्यूस के अंदर अगर पहले वाले में तो होगा कॉपर ऑक्साइड और दूसरे वाले में ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें होगी आपकी रिड्यूस सब्सटेंस। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लैश्ड विद नाइट्रोजन व्हाई। जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, क्यों। पहले चैप्टर का रेनेसिडिटी जो टॉपिक है, चैप्टर के एंड में छोटा सा एक टॉपिक है रेनेसिडिटी, वहां से ये क्वेश्चन आया है और ये भी आपका एनसीईआरटी का ही सवाल है, पेज नंबर 16 का ही। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे जो मैंने यहां दे रखा है, शायद फ्रेम में आ रहा होगा, कैमरे की फ्रेम में ये सारा आंसर आ रहा है। वीडियो को पॉज करके आप यहां से नोट डाउन कर लेना। फिर चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है कि आपको इसके अंदर दो ऑप्शंस थे, और वाले क्वेश्चन को भी मैंने आंसर यहां पर बता रखा है, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं ऊपर वाला ना करके नीचे वाला ऑप्शन करके आए हो, तो और वाले आंसर भी मैंने सारे लिख रखे हैं। नीचे वाले में पूछा था आपसे कि मिनरल और गैंग की डेफिनेशन बतानी है, जो आपको यहां और यहां दिखाई दे रही है। ठीक है ना, कहीं से भी पेज नहीं कट रहा, यहां और इस जगह पर आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में इसी के सेकंड पार्ट में पूछा है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद H2SO4। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि कोई रिएक्टिव मेटल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी गैस बनेगी। और अगले पार्ट में ये पूछा है कि आपको एक रिएक्शन करवानी है, H2SO4 की रिएक्शन करवानी है आयरन के साथ में, तो वो पूरी लिखनी है। अब गलती से मैंने यहां पर HCl एसिड ले लिया, आयरन की मैंने HCl के साथ में रिएक्शन करवा दी, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां पर आप करेक्ट कर लेना। H2SO4 के साथ में ये रिएक्शन करवानी है, बाकी सारा आंसर पूरा ठीक है। पहले पूछा था गैस कौन सी बनेगी, तो हाइड्रोजन गैस यहां से रिब्लेट होगी। ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है, जब एक मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो रेस्पेक्टिव सोल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये वाला जो गलती है ये मैंने आपको बता दी, ये थोड़ी सी आपको करेक्ट करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में थोड़ा सा सर्च आउट करोगे तो आपको यहां पर आंसर इसका भी मिल जाएगा। इसके बाद में थर्ड पार्ट है आपका व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई रहता है, क्यों। तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लग रहा होता है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि कम हीट भी उसको तोड़ नहीं पाती। तो अगर आपको किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करना है तो आपको काफी ज्यादा अमाउंट में उसे हीट अप करना पड़ेगा, काफी ज्यादा टेम्परेचर पर उसे लेकर के जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो जो बाइंड करके रखता है एटम्स को वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पहले तो पूछा है कि एक सर्किट डायग्राम दे रखा है जहां पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है सीरीज में और 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल और सीरीज कनेक्शन का कंबाइंड वाला ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना था और करंट फ्लो फाइंड करना था सर्किट का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम जो पैरेलल में तीनों रेजिस्टेंस है इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। पैरेलल में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है आपका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगा करके हम सबसे पहले तो इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जो हमारा आएगा 1 ओम के बराबर। इसके बाद में अब हम देखेंगे कि ये जो सीरीज में जो कनेक्शन है 4 ओम का रेजिस्टेंस है वो इन तीनों के कनेक्शन के साथ सीरीज में है, तो 4 ओम प्लस 1 ओम ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सीरीज कनेक्शन में हो जाएंगे। और सीरीज कनेक्शन के अंदर आपका फॉर्मूला लगता है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो इस फॉर्मूले को लगा करके हम इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा नेट रेजिस्टेंस निकलेगा सर्किट का
5 ओम। तो ऐसा करके जो ए पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा आपका टोटल 5 ओम। ये करेक्ट कर लेना, चेक कर लेना कि आप जो करके आए हो स्कूल में वो यही करके आए हो क्या। इसके बाद में बी जो पार्ट था उसके अंदर हमको करंट भी निकालना था कि टोटल करंट कितना है। तो करंट का फॉर्मूला होता है हमारा I इक्वल टू वी अपॉन आर फ्रॉम ओम्स लॉ, और जहां पर V क्या है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और R क्या है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपको 6 वोल्ट दे रखा, टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट करा 5 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.2 एम्पियर, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद में जो आपका पार्ट सेकंड है क्वेश्चन का, उसमें आपसे पूछा था व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को आपको डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, और ये भी आपका काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है, सारे टीचर इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवा देते हैं। तो इसका स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक का इसका स्टेटमेंट है, और आप ऐसे भी दिखा सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल टू IR। ठीक है, वहां पर R जो है वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। थर्ड पार्ट जो है इसमें ये पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। तो ऐसे 2 सेफ्टी मेजर्स का आपको नाम बताना था, जनरली हम सर्किट और अप्लायंसेस को सुरक्षित रखने के लिए, सर्किट को सेफ रखने के लिए यूज में लेते हैं। तो इसमें आज हो जाएंगे आपकी इलेक्ट्रिकल फ्यूज एंड अर्थिंग। ये 2 जो चीजें हैं ये हम जनरली यूज में लेते हैं। इसके भी पार्ट में एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने हैं और डायग्राम के साथ बताना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख जाएंगे, और ये जो है आपको डायग्राम दिख जाएगा। वीडियो को पॉज करके पूरा आंसर यहाँ से आप नोट कर सकते हो। एनसीईआरटी में भी ये जो लॉ है ये गिवन है। ठीक है, इसके बाद में अब हम चलते हैं अगले वाले साइड में, जिसमें क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का आपको सेकंड पार्ट पूछा है। इसमें आपको बताना था कि विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन में पहली सिचुएशन दे रखी है कार के जो हेडलाइट्स होती हैं वहां कौन सा मिरर लगा हुआ होता है, और दूसरे में पूछा है रियर व्यू मिरर फॉर ऑफ अ व्हीकल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, शायद फ्रेम में नहीं आया ये, यहाँ से देखो कि हेडलाइट ऑफ कार में लगा हुआ रहता है आपका कॉनकेव मिरर, और रियर व्यू मिरर में आपका लगा हुआ रहता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर जो थर्ड पार्ट है इसी का, उसमें एक न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है। सिंपली आपको क्या करना है, पोजीशन फाइंड करनी है और आपका नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो ये पूरा न्यूमेरिकल आप यहां से लेकर के एंड तक का देख सकते हो। अब इसका मेन आंसर मैं आपको बता देता हूं। आपका जो इमेज का पोजीशन है, V की जो वैल्यू है वो प्लस का 6 सेंटीमीटर आएगी। अगर आपके सबके यही आ रही है तो आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेचर आपको बताना था, तो पोजीशन तो हम देखेंगे। देखो अब यहां पर ध्यान रखना कि 6 सेंटीमीटर हमारा इमेज का पोजीशन आया है, और हमारे फोकल लेंथ दे रखी है ऊपर कितनी, 15 की। तो एक बात यहां से क्लियर हुई कि हमारी जो इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी कहीं पर। ठीक है, और नेचर कैसा होगा उसका, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अब वर्चुअल होगा ये हमें बात कैसे पता चली, वर्चुअल वाली बात ऐसे पता चली कि जो हमारे V की वैल्यू आई थी वो पॉजिटिव आई थी। जो पॉजिटिव साइन होता है ये इंडिकेट करता है कि इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनेगी, और अगर आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो डेफिनेटली वो वर्चुअल ही होगी। और फिर रही दूसरी बात इरेक्ट और इन्वर्टेड की, तो एक बात आप दिमाग में बैठा लो कि अगर वर्चुअल है ना तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज रियल के साथ में बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किया। फिर चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपको एडवांटेज बतानी थी, तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहां से। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है 1 2 3 3 पॉइंट्स में इसका आंसर लिख रखा है। क्वेश्चन 2 ही नंबर का है बट मैंने 3 पॉइंट डाले हैं ताकि कोई भी चांस नहीं रहे आपके नंबर कटने के। सेकंड पार्ट जो है इसका रीड करते हैं, व्हाट राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बीच में कोई भी 3 डिफरेंस बताने थे, यहां पर भी मैंने 3 नहीं 4 डिफरेंस बता रखे हैं। वीडियो को पॉज करना और अपने आंसर में ये वाले पॉइंट जो है मिला लेना। हो सकता है कि आप किसी दूसरे पॉइंट में लिख करके आए हो, मेरे पॉइंट आपके मैच नहीं कर रहे हो तो वो दिक्कत नहीं है, बट जिन बच्चों को सॉल्यूशन चाहिए था पेपर का वो इन पॉइंट्स को कंसीडर कर सकता है फॉर योर मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपका जो हाफ ईयरली का पेपर है वहीं से मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, और मान लो कि यही क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर आप यहां से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर आगे चलते हैं हम पार्ट 3 पे। राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द फोइटस। अच्छा, हम जानते हैं कि फोइटस जो है, अनबॉर्न बेबी जो है, वो न्यूट्रिशन कहां से गेन करेगा मदर बॉडी के अंदर से, उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है। तो उस स्ट्रक्चर का नाम होता है प्लेसेंटा। ये अपने एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी गिवन है, मेंशन है। प्लेसेंटा वो चीज है जहां से सारा की सारा न्यूट्रिशन अनबॉर्न बेबी के अंदर जाता है मदर्स बॉडी से। ठीक है, और बाकी इसका पूरा डिटेल्ड आंसर यहां से आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ये वाला पूरा इसका डिटेल्ड आंसर हो जाएगा 1 नंबर के लिए, सॉरी ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना आंसर सफिशिएंट है 1 नंबर के हिसाब से।
उसके बाद में 14th क्वेश्चन में भी ऑप्शंस में और है, नीचे वाला है पार्ट फर्स्ट, राइट वन एग्जांपल ऑफ फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। तो ये बेटा जी आपको याद आ रहा होगा, तो प्लांट के अंदर दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, जिनमें से ये जो दे रखे हैं ये ट्रॉपिक मूवमेंट से क्वेश्चन आया है और आपको ये बताना है कि इन सब ट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जाम्पल बताने हैं आपको। तो मैंने यहाँ पर पूरा आंसर लिख रखा है कि फोटोट्रोपिज्म के अंदर स्टैम्प जो है टुवर्ड्स द सन मूव कर जाता है, जियोट्रोपिज्म का है, हाइड्रोट्रोपिज्म का है, कीमोट्रोपिज्म का है। इस पूरे का आंसर आप यहाँ से जो है नोट डाउन कर सकते हो। अब इसके अंदर देखो मैं डिटेल सॉल्यूशन नहीं दे, मतलब ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि इसका आंसर यही क्यों हुआ या फिर इसका क्या रीजन हुआ, ये सिंपली एक सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको। इन केस अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो रेस्पेक्टिव वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को मेंशन कर दो। आने वाली वीडियो के अंदर किसी ना किसी वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच सिग्नल will get disturbed in case of spinal cord injury? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाने की उम्मीद भी थी और पूछा जा भी सकता है। स्पाइनल कोड इंजरी अगर आपके हो जाए तो कौन सा सिग्नल डिस्टर्ब होगा? तो जाहिर सी बात है जो सिग्नल स्पाइनल कोड से ट्रैवल करेगा वो सबसे पहले डिस्टर्ब होगा। और स्पाइनल कोड से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं मोटर नर्व और सेंसरी नर्व के थ्रू। तो अगर स्पाइनल कोड इंजरी होती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो इसका आंसर यहां से आप इस पैटर्न में लिख सकते हो। उसके बाद में थर्ड पार्ट जो है इसमें पूछा है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स? एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है? तो अच्छा एक मिनट, केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है? तो बेटा जी अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन पूछा है तो हम पर्टिकुलर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, जो हार्मोनल सिस्टम भी जिसको हम बोलते हैं। और अगर यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूछा होता है तो फिर हम जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको भी कंसीडर करते हैं। बट क्वेश्चन में केवल केमिकल कोऑर्डिनेशन पूछा है तो हमारा आंसर कुछ इस टाइप से होगा जिसमें हम लिखेंगे हमारा आंसर हार्मोनल सिस्टम के आसपास, यानी कि हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, हम एंडोक्राइन सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे इस आंसर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। पहले पार्ट में पूछा है राइट द नेम ऑफ द ग्लैंड रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन एंड राइट टू फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। तो देखो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोला जाता है उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स लगी होती है उनको आपको एक्सप्लेन करना था। तो मैंने इसको सारे के सारे को एक्सप्लेन कर दिया। देखो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इतनी सारी ग्लैंड लगी होती है। सैलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ में होती है, सलाइवा या फिर सैलिवरी अमाइलस को सिक्रेट करती है, जो कि क्या करता है आपका कार्बोहाइड्रेट को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक की वॉल्स में लगी हुई होती है, 3 टाइप के एंजाइम से निकालता है जिसमें HCl, पेप्सिन और म्यूकस है। उसके बाद में है लीवर, लीवर आपका बाइल जूस सिक्रेट करता है। और बाइल जूस का यहाँ पर आपको फंक्शन भी लिखना था। तो देखो बाइल जूस का एक फंक्शन तो मैंने यहाँ लिख दिया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि जो फैट फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में ये तोड़ेगा, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब दूसरा जो काम होगा इसका वो मैंने यहां पर लिखा नहीं, बाय मिस्टेक रह गया। दूसरा काम होता है बाइल जूस का कि जो स्टमक के अंदर जो पूरा के पूरा खाना एसिडिक था उसको अब बाइल जूस पूरे के पूरे को बेसिक नेचर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो दूसरा काम क्या हो जाएगा लीवर का, सॉरी आपका बाइल जूस का, कि जो पूरा की पूरा खाना था उसको वो बेसिक नेचर में कन्वर्ट करेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर बेसिक नेचर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं हम, अभी थोड़ी देर पहले तो एसिडिक नेचर में किया था। तो इसका आंसर ये होगा कि बाइल जूस के बाद में जो पैनक्रिएटिक जूस आएंगे वो पैनक्रिएटिक जूस केवल बेसिक मीडियम में ही काम कर सकते हैं। तो इनको काम करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए, तो फूड को सबसे पहले एसिडिक से बेसिक मीडियम में जाना होगा और इसमें आपका हेल्प करता है बाइल जूस। आई थिंक कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में आप रिपीट करने के लिए बोल सकते हो, वरना 2 बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। अगली ग्लैंड है पेनक्रियाज जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है, ट्रेप्सिन, लाइपस और अमाइलस सिक्रेट करती है। इंटेस्टिनल ग्लैंड भी होती है जो आपका इंटेस्टिनल हार्मोन सिक्रेट करती है और एंड में फाइनल डाइजेशन हो जाता है आपके फूड का, ठीक है। तो ये सारी आपकी जितनी भी थी वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लगी हुई ग्लैंड थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको जाइलम फाइलम के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जाइलम फाइलम के बीच में डिफरेंस ये दे रखा, 3 पॉइंट काफी है, सफिशिएंट है, क्योंकि आंसर भी इतने ही नंबर का होगा। तो ये यहां से आप नोट कर सकते हो। उससे अगले क्वेश्चन में आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है। तो ये जो है, अब यहां पर मैं बोलूंगा कि अगर जो बच्चा एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, जिसने एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, तो बेटा जी इस डायग्राम को मत देखो। आपने एनसीईआरटी में जो बनाया वो वेल एंड गुड है, बट अगर वो डायग्राम आपको हार्ड लगता है या फिर वो आपसे बनता नहीं है तो इस वाले डायग्राम का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ये वाला डायग्राम आप बना करके आ सकते हो। 100% करेक्ट है। नाम भी सारे के सारे वही हैं, कोई दूसरा नाम नहीं है, अलग नाम नहीं है। एक बार आप शांति से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ोगे तो सारा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा।
इन केस नहीं समझ में आए तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कमेंट में जो है क्वेश्चन नंबर लगा करके बोल देना कि सर नेफ्रॉन का डायग्राम डिटेल में हमें एक्सप्लेन करवाओ, एक वीडियो अलग से बना दो, तो वो भी मैं लेकर के आपके लिए आ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम पूछ लिया और उम्मीद भी रहती है ह्यूमन हार्ट जैसे डायग्राम पूछने की, है ना, आई का डायग्राम पूछने की। अब देखो यहां पर भी मैं सेम बात रिपीट करूंगा, मेरा जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी वाले डायग्राम से काफी अलग है, ठीक है। एनसीईआरटी में काफी कॉम्प्लेक्स डायग्राम दे रखा है जो काफी सारे बच्चों से नहीं बनता और बैठता भी नहीं है, वो बनाते हैं तो लगता ही नहीं कि वो हार्ड बनाए क्या, ठीक है। वैसे लग तो ये भी नहीं रहा है, ठीक है, बट ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो क्योंकि उससे आसान है ये। और सारे के सारे नाम आप अगर देखोगे तो वो सारे के सारे नाम वही है जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इसको भी मैं कभी एक्सप्लेन कर दूंगा फ्यूचर के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है राइट द डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। दो टाइप की वेसल्स होती है ना आपके, वैसे तो टोटल 3 टाइप की होती है, कैपिलरीज भी होती है, बट क्वेश्चन में आपको वेन और आर्टरीज के बीच में डिफरेंस बताना है। तो यहां पर मैंने 5 पॉइंट के अंदर पूरा आपको डिफरेंस बता रखा है वेन और आर्टरी के अंदर, ठीक है। तो ये वाले आंसर आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो। अगेन मैं बोलूंगा कि आप अपनी तरफ से भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है या फिर यही आपने लिखा हो, बट ये जो शॉर्ट पॉइंट मुझे लगे और मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को अच्छे से याद हो जाएंगे, वो मैंने पॉइंट यहां पर कंसीडर करे, ठीक है। अब पेपर का लास्ट क्वेश्चन, What is the blood and its which component helps in the gaseous transport। यहां पर पूछा है कि ब्लड क्या है और gaseous transport के अंदर ब्लड का कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल माना गया है। तो यहां पर ब्लड की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है और बाद में आप सब जानते हो कि हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल में रहता है, रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है और आपका गेशियस एक्सचेंज के लिए भी इसी को रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इसका आंसर होगा फिर ये, ठीक है। अब ये था बेटा जी आपका पूरा की पूरा पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड सॉल्यूशन, जो कि आपका कितने नंबर का पेपर था, ये 70 मार्क्स का पेपर था। और ये पेपर हुआ था आपका कल और मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं अगले दिन शाम को। आप जब भी देख रहे हो बट इस वीडियो को आप कंसीडर कर सकते हो। और एंड में एक इंपॉर्टेंट बात कि इस पूरे एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा देनी है, अभी नहीं बट कुछ देर के अंदर मैं लगा दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ये पूरा जो पेपर था उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पर जाओगे तो डाउनलोड करने का ऑप्शन सीधा मिल जाएगा। बट डाउनलोड करने की एक शर्त है, अगर आप पेपर को डाउनलोड करते हो तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ये 3 आप काम कर लो ना, उसके बाद में आप पीडीएफ को डाउनलोड करना। आई होप स्टूडेंट की सारी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जानता हूं कि आधे घंटे की वीडियो बनी क्योंकि पेपर लंबा था, पेपर 2.5 घंटे का था, मैंने आधे घंटे में सॉल्व कराया आपको। बट अपकमिंग वीडियोस के अंदर हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट की भी पेपर लेकर के आ जाऊं। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ऐसी वीडियो के अंदर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।